तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक रूम को दिखाया जाता है जहां पर हम जान पाते हैं कि इस रूम में बहुत साल पहले एक बार काला जादू करके छोड़ दिया गया था। लेकिन इनकी किसी गलती की वजह से यहाँ पर रहने वाली काली शक्ति वापस नहीं जा पाती, जिसमें इन सब बातों से अनजान चेड नाम का एक आदमी यहाँ पर दीवार की होल ठीक कर रहा था। लेकिन उसके बहुत सारे कोशिश करने के बावजूद उस रूम का एक छेद ठीक नहीं हो रहा था। अब रात के टाइम उसे घर पर ना पाकर उसकी गर्लफ्रेंड लीना भी उसके पास वहाँ पर ढूंढते हुए उसके पास आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक लॉकेट देता है जो उसे उसी रूम से मिला था। लेकिन उस लॉकेट को पहनते ही लीना अपने होश खो देती है और थोड़ी ही देर में उसकी जान भी निकल जाती है। लेकिन इससे पहले कि चैड भी कुछ कर पाता, लेकिन वो भी वहीं पर मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और थी, इनके मर जाने के बाद इनकी लाश भी किसी को नहीं मिलती, जिसकी वजह से इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। उल्टा उसी रूम में एक दिन किम और इना नाम की दो लड़की रहने के लिए आ जाती हैं। यहाँ पर उस बिल्डिंग का मालिक उनको वहाँ पर रहने के कुछ रूल्स समझाता है, खास करके उनका बेसमेंट में जाना सख्त मना है। हालांकि ये रूम दोनों लड़कियों को बहुत पसंद आया था, खास करके जैसे उसकी एंटीक जैसी दिखने वाली खिड़कियां। लेकिन उस रूम के दीवार में हुए छेद को देखने के बाद किम को बहुत ही अजीब फील होता है, जिसकी वजह से ये सारे लोगों से ढकने के लिए वहां पर एक शीशा लगा देती हैं। लेकिन वो शीशा भी वैसा नहीं रह जाता जैसा कि किम ने उसे टांगा था, बल्कि वो बार बार टेढ़ा हो जाता या फिर नीचे गिर जाता है। इसलिए उसके अगले दिन इजी उस छेद में हाथ डालकर चेक करने लगती है कि आखिर उसमें है क्या। हालांकि उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि एक लॉकेट के अलावा, जिसकी वजह से मूवी के शुरुआत में 2 लोग मारे गए थे। यानी इससे हम जान पाते हैं कि ये लॉकेट शापित था, क्योंकि इसको पहनने वाला जिंदा नहीं बचता। लेकिन अब की बार इजी भी उसे भी नहीं पता था, तो वो इस अमलेट को पहन लेती है। लेकिन किसी अनजान रीजन की वजह से इजी को कुछ भी नहीं होता। हालांकि इस लॉकेट को पहनने की वजह से वो हर रात नींद में चढ़ने लगती है, और किम जिस इस रूम से कोई भी लेना देना नहीं था, उसे भी रात में भयानक सपने आने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इजी एक दिन अपने बॉयफ्रेंड को उसी अपार्टमेंट में लेकर आती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड टोनी जिंदा वापस नहीं जा पाता, क्योंकि उसे वहां पर अकेला पाकर कोई उसे चाकू मार देता है, जबकि उसे वहां पर मारने वाला कोई नहीं था। और उन्हें टोनी की लाश बाथरूम में मिलती है। लेकिन फिर भी ना तो उसकी मौत के बारे में इजी को पता था और ना ही किम को, क्योंकि उसकी बॉडी भी वहां से कहीं गायब हो जाती है। मतलब हम जान पाते हैं कि जो चीज इन लोगों को मार रही थी वो इनकी बॉडी को भी गायब कर देती है। और आखिर वो उस बॉडीज को ले कहाँ जा रहा था, तो हम जान पाते हैं कि वो उसी छेद के अंदर लेकर जा रहा था जहां से इजी को वो लॉकेट मिला था। इसीलिए किम को बार बार उसी दीवार को लेकर बुरे सपने आते थे, जिसके बाद वो हर बार एक कौवे को भी उसी छेद के अंदर जाते हुए देखती है। जिसके बाद अब किम उस शक को दूर करने के लिए उस दीवार को चेक करने लगती है। इससे पहले कि किम के हाथ कुछ लग पाता, तभी उसके दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि असल में इजी का सर पीटने की आवाज थी, जो कि दरअसल एक पुराने म्यूजिक बॉक्स को हाथ में लेकर आई थी। जिसे देखने के बाद किम एकदम टेंशन में पड़ जाती है, क्योंकि आज तक किसी ने उसके साथ ऐसा बर्ताव न कभी नहीं किया था। और ऊपर से वो म्यूजिक बॉक्स आखिर इजी के पास कैसे आ जाता है, क्योंकि यह ना तो किम को पता था ना ही इजी को। यहाँ पर इजी किम को इतना ही कहते हैं कि एक औरत भी उनके साथ रहती है, लेकिन वो कौन है ये किम को पता नहीं चल पाता, क्योंकि होश में आने के बाद इजी को इसमें से कुछ भी याद नहीं रहता, जैसे कि मानो तब वो होश में ही नहीं थी जब वो उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। और ऐसा ही एक बार इजी के साथ फिर अगले दिन होता है। अब वो एक बार फिर से उसी म्यूजिक बॉक्स को हाथ में लिए ऐसे दिखाती है जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो, जिसको किम संभालने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक वहां से इसी भाग का सीधा बिल्डिंग के बेसमेंट में चली जाती है, जहां पर उनका जाना सख्त मना था। हालांकि कुछ दिनों बाद किम इजी को ढूंढ लेती है, लेकिन वो उसे काफी खराब हालात में मिलती है। और ये सब कुछ उनके साथ क्या हो रहा है ये रोलैंड को पता था। वो इन दोनों पर अपनी नजर जमाए हुए था, और वो उनकी गैर मौजूदगी में उनके अपार्टमेंट में भी आया करता था। उसे किम एक दिन रंगे हाथों पकड़ भी लेती है, और वो उस वक्त उस एंटीक शीशे को देखने में लग रहा था। लेकिन यहाँ पर किम के गुस्सा होने के अलावा उल्टा वो ही किम पर गुस्सा होने लगता है, इस बात पर कि आखिर वो बेसमेंट में क्यों गई। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये मालिक भी इनका इनसे कुछ छुपा रहा है, इसीलिए उस पर शक हो जाने की वजह से अब किम अपने एक फ्रेंड से भी इस बारे में जांच पड़ताल करने को कहती है, और इस खिड़की के बारे में भी जिसे उसका मालिक घूर रहा था। अब पिछले कुछ दिनों में कुछ छानबीन के बाद किम को उस बिल्डिंग के असली मालिक के बारे में पता चलता है, लेकिन उसका परिवार ही पूरा का पूरा आत्महत्या कर चुका था। लेकिन किसी कारण की वजह से उनका नाम भी वही था जो उस म्यूजिक बॉक्स में लिखा हुआ था, जो कि चल ही रहा था। तब तक दूसरी तरफ इजी उस लॉकेट की वजह से किसी के वश में आने लगती है, लेकिन किस केस का पता यंग को भी चल जाता है, यानी उसके फ्रेंड को। अब उस खिड़की की बहुत सारी जांच पड़ताल करने के बाद उसे इसमें कुछ ऐसे सैंपल्स दिखाई देते हैं जो कि मॉर्गो का निशानी था, यानी अंधेरे की दुनिया के एक ऐसे शैतान की जिसको अपनी शक्तियों को बनाए रखने के लिए बेगुनाह लोगों को मारना पड़ता है। जिसके बारे में जानते ही अभियान किम की मदद करने के लिए उसके रूम पर भागता है। लेकिन यहाँ पर किम इन सबसे तंग आ चुकी थी, जिसके बाद वो दीवार के उस छेद को तोड़कर और भी बड़ा कर देती है, और अब उसमें से कतरा हुआ हाथ भी निकलता है। अब इससे पहले कि वो हाथ देखने के बाद कुछ समझ पाती, रोनाल्ड आकर उसके हाथ पर बांध देता है, और यहाँ पर वो उन बातों को रिवील करता है जो कि आज तक उसने छिपा कर रखी थी। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मॉर्गन रोनाल्ड असल में मॉर्गन से खुद को बचाना चाहता था, इसलिए वो किम की बलि देना चाहता था, जिसकी शुरुआत असल में रोनाल्ड के माँ बाप से हुई थी, क्योंकि उन्होंने ये गलती की थी उसको यहाँ पर बुलाकर। रोनाल्ड ने आत्महत्या नहीं किया था, बल्कि उसे सेक्रीफाइस के तरीके से रोनाल्ड ने उसे मार दिया था।
सिवाय रोनल के, जिसे मार्गो ने उसे जिंदा छोड़ा था ताकि वो उसके नाम पर इनोसेंट लोगों की बलि दे सके। इसीलिए किम को सेक्रीफाइस करने के लिए रोनल्ड कहता है और अब वो मार्गो को एक मंत्र के जरिए बुलाता है। हालांकि मार्गो एक मंत्र के जरिए वहां पर आ तो जाती है, लेकिन वहां नहीं बल्कि किम के रूम में, जहां पर उसका फ्रेंड किम की मदद करने के लिए गया था। लेकिन वहां पर उसे किम के बजाय इजी मिलती है, जो फिलहाल उस मार्गो के वश में थी। वैसे तो यहाँ पर इनको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो मार्गो उसे भी मार देती है। और इधर हम किम को देखते हैं जो कि रोनल से बचने की कोशिश कर रही थी और वो उसकी आंखों में चाकू मार देती है। लेकिन रोनल फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि वो किम को बेसमेंट की तरफ बढ़ता हुआ देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है। अब इससे पहले कि वो किम को मार पाता, मार्गो रोनल को ही कंट्रोल कर लेती है और उसे खुद पर ही गोली चलवा देती है, क्योंकि मार्गो के नाम पर रोनल को जो बलि देनी थी उसका टाइम बीत चुका था। इसीलिए मार्गो उसकी ही जान ले लेती है। हालांकि मार्गो ने अभी भी इजी को अपने वश से आज़ाद नहीं किया था, इसीलिए वो इजी के जरिए किम को मारने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि मार्गो कामयाब होती, किम इजी के गले से वो लॉकेट निकाल लेती है, जो कि असल में था तो रोनाल्ड की माँ का, लेकिन फिलहाल वो मार्गो की वजह से शापित था। इसीलिए उसने उसके गले से वो लॉकेट निकाल दी और इसी दौरान इजी को होश आ जाता है। लेकिन अभी भी मार्गो का किस्सा खत्म नहीं हुआ था, तो ऐसे में उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए किम खिड़की को ही तोड़ने लगती है। तो अब मार्गो ऐसे हालात में एक कौवे का रूप लेकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में किम उस खिड़की को तोड़ ही देती है। हालांकि इससे किम और इजी का जिंदगी पहले जैसा हो जाता है और अब उन्होंने उस रूम को भी छोड़ दिया था, तो ऐसे में उसकी बुरी यादें भी उसके साथ नहीं थी। लेकिन इधर हम मार्गो को देखते हैं जिसने अभी भी उस रूम में रहना नहीं छोड़ा था, जो कि आखिर में हमें दिखाया भी जाता है, क्योंकि मार्गो को तभी रोका जा सकता था जब उसे सही रिचुअल के जरिए उसे उसकी दुनिया में पहुंचाया जा सके, न कि किसी शीशे से बने खिड़की को तोड़कर उसे उसकी दुनिया में पहुंचा दिया जा सकता था। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी की यहीं पर एंड हो जाती है।